पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसमें लगभग 30 के करीब परिवार रहते होंगे। अलग अलग जाति के लोग इस गांव में बड़े प्रेम भाव से रहते थे। बहुत ही खूबसूरत गांव, दूर दूर तक खूबसूरत पेड़ पौधे, हरी भरी घास वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़, नज़ारा देखते ही बनता था। गांव के पास में ही एक नदी बहती थी, इसमें बरसात के दिनों में ही पानी होता था। पास में ही छोटा सा शहर भी था। इसी गांव में एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित प्रीतम सिंह का घर गांव के नुक्कड़ पर था। परिवार में पत्नी के अलावा एक 5 साल का बेटा दीपक और प्रीतम सिंह की मां शांति देवी रहते थे। बहुत साल पहले ही प्रीतम सिंह के पिता का देहांत हो गया था, जब प्रीतम सिंह की शादी भी नहीं हुई थी, इसीलिए परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। गरीब परिवार था, ऊपर से पिता का देहांत, इसीलिए वे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। पंडिताई पिताजी से सीख ली थी, इसीलिए ये काम यहाँ ज़्यादा नहीं चलता था। इसीलिए मजदूरी करते करते फिर वह राजमिस्त्री बन गया। बीच बीच में पंडिताई का काम भी कर लेता था। आज प्रीतम सिंह के घर पर बहुत चहल पहल थी। गांव के लोग उनके घर पर इकट्ठा हो रहे थे। कारण था, प्रीतम सिंह की पत्नी देवी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची को जन्मे 10 दिन हो गए थे और आज उसका नामकरण समारोह था। प्रीतम सिंह की पत्नी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये तो गाँव की परंपरा थी जो निभानी ही थी। प्रीतम सिंह की पत्नी की ऐसी सोच के पीछे कारण था बच्ची का सांवला रंग होना। घर में सभी का रंग साफ था, लेकिन ना जाने इस नन्ही बच्ची का रंग कैसे सांवला हो गया। देवकी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। लोग जब बच्ची को मिलने आते थे तो उसका अंतर्मन गलानी से भर जाता था। वह लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी, मन ही मन भगवान से शिकायत भी करती थी। लोग भी आपस में ना जाने क्या क्या बातें करते थे। कुछ औरतों की सोच तो यहाँ तक गिर गई थी कि इतना कहने से भी नहीं कतराती थी कि और आपस में कह देती कि ना जाने किसका पाप है ये बच्ची जो इसका रंग परिवार के किसी भी सदस्य से मेल नहीं खाता है। लोगों की जुबान कौन पकड़ सकता है, पीछे पीठ कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोचते हैं। प्रीतम की माँ भी बच्ची के रंग को लेकर बहुत आहत थी, लेकिन रंग रूप तो भगवान की देन है, ये सोचना प्रीतम सिंह का था। इसीलिए उसको बच्ची के रंग से कुछ दिक्कत नहीं थी। वह तो एक बेटी चाहता था जो उसको भगवान की कृपा से मिल चुकी थी। लेकिन देवकी आज से ही उसके आने वाले कल के बारे में चिंतित रहने लगी थी। खैर, बच्ची का नामकरण हो गया और उसको नाम दिया गया नेमत। समारोह खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दीपक, अरे दीपक! नेमत को गोदी में पकड़े ही देवकी ने आवाज़ लगाई थी। दीपक दौड़ा दौड़ा वहां आया। क्या बात है अम्मा? अरे देख तेरी बहन, इससे खेलता क्यों नहीं तू? छी! 5 साल के दीपक ने मुंह बनाया। कितनी गंदी है ये, मैं नहीं खेलूँगा इसके साथ। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अपनी बहन को कोई ऐसा बोलता है भला? ये मेरी बहन नहीं है, कितनी काली है ये। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, मुझे नहीं खेलना इसके साथ। कहते ही दीपक वहाँ से भाग गया। दीपक की बातें सुनकर देवकी को बहुत दुख हुआ, लेकिन दीपक ने ये तो सच ही कहा था कि नेमत का रंग काला है, क्योंकि यही बात देवकी के दिल में भी थी और उसको भी ये बात बहुत खटकती थी, अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लेकिन क्या करती, उसी की तो अंश थी ना वह, तो उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। रंग की वजह से उस नन्ही का तिरस्कार नहीं कर सकती थी। देवकी दीपक की बातों को सोचकर दुखी हो गई थी और फिर सोचते सोचते ही आंखें नम हो गई। उसने झुककर नेमत का माथा चूम लिया। तभी नेमत रोने लग गई तो देवकी ने उसको सीने से लगा लिया, लेकिन नेमत तो रोती जा रही थी, शायद भूख लगी होगी। मन ही मन देवकी ने सोचा और फिर अपने आंसू साफ किए और कमीज का पल्लू सरका कर दूध पिलाने लगी। दिन बीतने लगे। जैसे तैसे देवकी अपने मन को बहला रही थी, लेकिन मन फिर भी बार बार आहत हो जाता था। वह हर वक्त यही सोचती रहती कि किस तरह नेमत का रंग साफ हो सकता है, लेकिन क्या यह संभव है? देवकी एक माँ थी, इसीलिए स्वाभाविक ही था कि उसको हर चीज़ संभव ही लगनी थी। कभी कभी जब बहुत दुखी हो जाती तो प्रीतम सिंह से भी इस बारे में बात करती थी। किसी स्किन वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, नेमत को बड़ी हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अरे देवकी, तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी तो ये 1 साल की हुई है और इसको कोई बीमारी थोड़ी ही है जो डॉक्टर ठीक कर देगा। ये रंग तो इसको भगवान ने दिया है, इसको कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है जी, और दिखाने में क्या हर्ज है? आजकल तो आए दिन चमत्कार होते रहते हैं।
जब डॉक्टर जीवन दान दे सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। तुम समझो देवकी, आप क्यों नहीं समझते? कल को इसको बड़े होना है, इसकी शादी भी करनी है, लेकिन इसका रंग देखकर कौन करेगा इससे शादी? मुझे बहुत चिंता होती है। तुम खामखा ही चिंता करती हो। भगवान ने हमें अलग बनाया है, कुछ सोच कर ही हमारी बच्ची को भी बनाया होगा। प्रीतम सिंह ने नेमत को देवकी की गोद से लेकर उसका माथा चूम लिया और अपने सीने से लगा लिया। ये भगवान की दी हुई नेमत है, प्लीज़ मेरी खातिर एक बार दिखा लेते हैं ने, किसी डॉक्टर को या किसी वैद्य को। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं देवकी? चलो कल ही शहर चलते हैं। सच में? खुशी के मारे देवकी की आंखें भर आई। हाँ सच में, लेकर चलूँगा, लेकिन उसके बाद कोई ज़िद मत करना। नहीं करूँगी जी, लेकिन अच्छे से प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, सरकारी वाले ठीक से नहीं देखते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट वाले पैसा बहुत लेते हैं। कोई बात नहीं जी, आप मेरा कोई गहना बेच दीजिए। कोई बात नहीं जी, आप मेरा कोई गहना बेच दीजिए। गहना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी बच्ची के आगे गहनों की क्या कीमत है। अगले दिन प्रीतम सिंह अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और उससे पहले वो लोग गए ज्वेलरी की दुकान पर और भरे मन से देवकी की वो नथनी आधे दाम पर बेची गई, जिसे पहाड़ों में औरत का सबसे महत्वपूर्ण गहना माना जाता है, जिसके बिना एक सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। प्रीतम सिंह को पत्नी की भी फिक्र थी, इसीलिए उसको ये सब करना पड़ा। डॉक्टर प्राइवेट था, इसीलिए ये तो उसने कहना ही नहीं था कि ये जन्म से मिला रंग तो कुदरत की देन है, ये बदल नहीं सकता। संभावना के मुताबिक डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया, रंग साफ होने का पूरा आश्वासन दिया और धन बटोरने की पहली किस्त अपनी फीस के रूप में ले ली। लेकिन डॉक्टर ने अपनी बातों से देवकी को कुछ इस तरह से प्रभावित किया, कि इस तरह से भरमाया कि उसको लगने लगा कि उसकी बेटी की काया तो अब बस पलटने ही वाली है। माँ थी, मरती क्या न करती। इलाज शुरू हुआ और फिर चलता ही गया। प्रीतम जानता था कि यह सब संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने देवकी का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया था कि वह प्रीतम की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। और देखते ही देखते सारे गहने बिक गए। 1 साल बीत गया और नेमत के रंग में ज़रा भर भी फर्क नहीं पड़ा, तो देवकी की भी बात समझ में आ ही गई कि डॉक्टर उन्हें ठग रहा है। अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हुई। साल भर जिस उम्मीद के सहारे जी रही थी, आज वो उसने खुद ही तोड़ दी थी, क्योंकि आज उसको समझ आ गया था कि उसने तो झूठी उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन क्या करे, एक अपनी लाड़ों के लिए यूज़ कुछ समझ नहीं आ रहा था और चुप भी कैसे बैठ सकती थी। लेकिन करे भी तो क्या। उधर दीपक अपनी बहन नेमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसके साथ खेलता भी नहीं था और बात बात पर उसकी पिटाई भी कर देता था। यहाँ परिवार की भी यही मानसिकता थी कि बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसीलिए उसको थोड़ा सा डांट कर छोड़ दिया जाता था, और वो भी कभी कभार, वरना उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जाता था या उसकी गलतियाँ को तो गलती माना ही नहीं जाता था। देखते ही देखते नेमत बड़ी हो गई, उसको भी दीपक के ही स्कूल में डाल दिया गया। नेमत की असली ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है, ज़िंदगी की असली कश्मकश यहीं से शुरू होती है। अब उसको स्कूल में दूसरे बच्चों के तंज और तरह तरह का मजाक सहना था। बच्चे उसको नए नए अजीब नामों से बुलाने लगे, लेकिन वो भी दूर ही से, नज़दीक उसके कोई नहीं आता था, कोई उसको दोस्त नहीं बनाना चाहता था। बस सब किसी न किसी बहाने चिढ़ाते रहते थे और फिर नेमत सबसे कटी कटी रहने लगी, अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। अभी 5 साल की थी, लेकिन समझ आने लगी थी, इसीलिए अब स्कूल और क्लास के बच्चों की बातों को दिल पर लेने लगी थी। बच्चों की इन्हीं नादानियों से कभी कभी उसकी लड़ाई भी हो जाती थी। तंज और तानों के बीच बिना किसी अच्छे दोस्त के उसकी पढ़ाई होने लगी। भले ही वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन बच्चों के बुरे व्यवहार का असर तो उस पर हो रहा था। इन्हीं सब उलझनों से जूझती हुई वह 5वीं कक्षा तक पहुंच गई, तो वो भी सारी क्लास में टॉप करके। नेमत 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी और सांवले रंग के बीच कशमकश जारी थी। देख बंटू, सामने से काली माता आ रही है। कुछ शरारती बच्चे स्कूल के घास वाले मैदान पर झुंड बनाकर बैठ गए थे। उनमें से एक ने तंज कसा था, जय हो काली माता की। जब नेमत उनके पास पहुंची तो सब बच्चे खड़े होकर एक साथ बोले। नेमत ने एक नज़र भर उनको देखा, फिर आगे चल पड़ी।
तभी बंटू बोल पड़ा, जो नेमत के साथ ही पढ़ता था। काली माता जी कहाँ जा रही हैं? नेमत ने बंटू को घूर कर देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। और बोलिए कुछ, और जीभ निकाल कर अपने दर्शन कराएं हमें कृपया। अपनी बकवास बंद कर वरना, नेमत ने गुस्से में कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि काली माता को तो गुस्सा भी आता है। मेरा नाम नेमत है, समझे? अगर दोबारा मुझे काली बोला तो छोड़ूंगी नहीं। अच्छा पकड़ कर दिखाओ तो काली माता जी। और इस बार नेमत को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक जोर का थप्पड़ बंटू के गाल पर जड़ दिया। बंटू अपने गाल को सहलाने लगा, लेकिन तभी उसके बाकी साथियों ने नेमत को पकड़ लिया, जिसमें एक लड़की भी थी, और सबने मिलकर नेमत की पिटाई कर दी। उसके नाक से खून भी बह निकला। अभी बताती हूँ अपने भाई को, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है, तुम लोगों को अच्छे से मज़ा चखाएगा। मेरा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तुम लोगों की पिटाई करवाऊंगी उससे। कहने के बाद नेमत रोते रोते वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में ही उसको दीपक मिल गया। नेमत ने उससे उन बच्चों की शिकायत कर दी। मन ही मन अजीब सा जोश था कि मेरा भाई है तो मेरी खातिर उन बदमाश बच्चों की खूब पिटाई करेगा। भाई, मुझे बच्चे काली माता कहकर चिढ़ा रहे थे और उन्होंने मुझे पीटा भी। तुम किसी अच्छे से पिटाई करो चल कर। उन्होंने बहुत मारा मुझे। अच्छा किया मारा तो, दीपक तपाक से बोला। ठीक बोला उन्होंने, तू है ही काली माता। भाई, नेमत ने रुआंसी होकर कहा। हृदय चित्कार कर उठा। कितनी बार कहा स्कूल से मैं मुझे मत मिला कर, लेकिन तुम्हारी समझ में तो आता कुछ ही नहीं है। मगर अभी कोई दोस्त मेरे साथ होता तो उसको भी पता चल जाता कि ये काली माता मेरी बहन है। भाई, ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो तुम्हें राखी भी बांधती हूँ, बहुत एहसान करती हो ना। वो तो अम्मा बाबा की वजह से बंधवा लेता हूँ, वरना तुमसे कभी राखी नहीं बंधवाता, समझी तुम? भाई, ऐसा मत कहो ना। उस बच्ची ने मुझे बहुत पीटा, देखो मेरी नाक से खून भी निकल आया है। अच्छा हुआ, और भाग, अब यहाँ से कोई देख लेगा। दीपक ने नेमत को बुरी तरह से डांट दिया। अम्मा बाबा से तुम्हारी शिकायत करूँगी मैं। तू यहाँ से चली जा, नहीं तो वरना अब मुझसे एक झापड़ पड़ेगा। और जितना भी बताना है उनको बता दे, मैं नहीं डरता किसी से। और दोबारा मेरे सामने मत आना कभी स्कूल में, और किसी को बताना भी मत कि तू मेरी बहन है। जा अब यहाँ से। नेमत चुपचाप सिर झुकाए वहाँ से चली गई। भाई की बातें उसको बुरी तरह दिल पर चुभ गई थी, क्योंकि वह अपनी और बच्चों को भी देखती थी जो अपनी बहनों को बहुत प्यार करते थे, जो छोटी सी बात पर भी बहनों के लिए किसी से भी झगड़ा कर लेते थे या किसी की पिटाई कर देते थे। यही हक तो वो भी जताना चाहती थी दीपक पर। ऐसा प्यार ही तो वह भी दीपक से चाहती थी। वो भी तो सबको दिखाना चाहती थी कि उसकी हिफाजत करने वाला उसका भी एक भाई है, लेकिन ये भाई तो उसको बहन ही नहीं मानता था। कितनी अजीब विडंबना थी। सिर्फ रंग भेद की वजह से दीपक उसके साथ इतना खराब व्यवहार करता था। कितना सौतेला रवैया था उसका नेमत के प्रति, जबकि दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया था। क्या गुजरी होगी मासूम नेमत के कोमल दिल पर। दीपक के इस व्यवहार से नेमत का रंग अगर सांवला था तो इसमें उसका क्या दोष था। दीपक अकेले ही स्कूल से घर जा रहा था, तभी रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर 2-3 लड़के बैठे हुए थे। दीपक नीचे से गुजर रहा था। उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, अरे ओ दीपक। दीपक ने उनकी तरफ देखा। क्या है राजू? अरे ऊपर आ जा थोड़ी देर यार, घर के लिए देर हो जाएगी यार, कभी तो बैठ लिया कर। चल आता हूँ। दीपक पतली सी पगडंडी से चलकर उनके पास चला गया। ले तू भी सुट्टा कश लगा ले। राजू ने सुलगती हुई सिगरेट दीपक की तरफ बढ़ा दी। अरे नहीं यार, मैंने कभी नहीं पी, घर पर मालूम पड़ गया तो पिटाई होगी। अरे नहीं पता चलेगा किसी को, पी कर देख, बहुत मज़ा आता है यार, कभी पी नहीं है। अरे यार पी कर तो देख, कहीं घर वालों को स्मेल आ गई तो। अरे नहीं आएगी, ये देख ये पत्ते हैं, पीने के बाद इन्हें चबा लेना, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। पास में रखे किसी पौधे के पत्ते दिखाए राजू ने। पक्का? अरे हाँ यार, हम हर रोज़ पीते हैं, चल दे फिर। और दीपक राजू के हाथ से सिगरेट लेकर होंठों से लगा ली, और इसके बाद तो ये रोज़ का ही काम हो गया। दीपक का देखते ही देखते वे सिगरेट का आदी हो गया। कुछ बिगड़े हुए बच्चों का साथ मिला तो बस फिर को खुद भी बिगड़ता चला गया। स्कूल से भी बंक मारने लगा और पढ़ाई से भी पिछड़ता चला गया। 9वीं कक्षा में फेल हो गया और नेमत टॉप करके 6ठी क्लास में हो गई और दीपक फेल होकर 9वीं में ही रह गया। अब तो आवारागर्दी भी करने लगा था, क्योंकि लड़का था इसीलिए घर में कोई रोक टोक नहीं थी। उधर नेमत की माँ देवकी दिन जैसे जैसे नेमत बड़ी हो रही थी वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब
वह फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। नेमत के बचपन से लेकर ही वह उसके रंग को लेकर तरह तरह के प्रयोग करती आ रही थी। दुनिया भर की क्रीम पाउडर लगाकर उसको लगाया करती थी, लेकिन अब वह बहुत निराश हो चुकी थी और बात बात पर गुस्सा होने लगी थी। बात बात पर नेमत को डांटने लगी थी, बात बात पर उसको टोकने लगी थी, जिसकी वजह से अब नेमत भी बहुत अपसेट रहने लगी थी। लेकिन फिर भी देवकी के प्रयोग जारी थे। अरे ओ नेमत, देवकी ने आवाज़ लगाई। आज संडे था, बच्चों की छुट्टी थी, इसीलिए सभी घर पर ही थे। सुबह का वक्त था, अभी किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। प्रीतम सिंह की माँ शांति देवी भी देवकी के नज़दीक ही चारपाई पर लेटी हुई थी। देवकी ने एक बर्तन में कोई घोल सा बना रखा था। अरे बहू, क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? अरे माँ जी, नेमत के लिए है। आज कुछ औरतों ने बताया कि इससे नेमत का रंग ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है क्या चीज़? मुल्तानी मिट्टी है, ये किसी से मंगवाई थी। गांव की ही कुछ औरतें बोल रही थी कि ये बड़ी गुणकारी होती है। हाँ, होती तो है, लेकिन क्या रंग ठीक कर देगी? बोल तो ऐसे ही रही थी वो लोग। चल के भी करके देख लेते हैं। अरे ओ नेमत की बच्ची, कहाँ मर गई सुबह सुबह ही? कब से बुला रही हूँ। क्या बात है अम्मा, क्यों इतनी चिल्ला रही थी? कहाँ थी तू इतनी देर से? कानों में सुनाई नहीं देता क्या? अरे अम्मा, वॉशरूम में थी। तो जवाब देने में तकलीफ होती है क्या? देवकी ने नेमत को खींचकर अपने पास बिठा लिया। अम्मा, कुछ भी बोलती हो, वॉशरूम से जवाब देती मैं। अच्छा लगता है क्या? अब हिल मत, चुपचाप बैठी रहे। और देवकी ने मिट्टी का लेप नेमत के चेहरे पर पोंछ दिया। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? इससे कुछ नहीं होगा, बैठी रहे चुपचाप, तुझे ज़्यादा मालूम है। अम्मा, नेमत ने रो देने वाले अंदाज में कहा। वो अपनी माँ का दुख जानती थी, वो उनके प्रति उनका स्नेह फिक्र अच्छे से जानती थी, और ये भी जानती थी रंग बदलने भगवान ने उसको दिया है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। बस अब इसको 1 घंटे तक ऐसे ही रहने देना है। सारा चेहरा पोंछने के बाद देवकी ने दीर्घ सांस ली, और नेमत तो अपनी अम्मा का चेहरा देखती रही, जिस पर अब कुछ सुकून सा नजर आ रहा था। देखते ही देखते नेमत की आंखें भर आई और वे भागकर वहां से चली गई। कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता था नेमत को, और वही दर्द देवकी का भी था। अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी वह। जैसे जैसे नेमत बड़ी हो रही थी, देवकी की चिंता भी बढ़ रही थी, उसकी फिक्र भी बड़ी हो रही थी। जैसा जैसा कोई बताता था वे वैसा ही करती जा रही थी कि शायद कोई टोटका काम आ जाए। कोई कुछ भी बताता नेमत के रंग के लिए, वो वैसा ही ज़रूर आजमा रही थी। लेकिन आज तक सिर्फ आजमाइश ही चल रही थी, कोई टोटका काम नहीं आया था। रंग अभी भी नेमत का वैसे ही था। नेमत भी अपने रंग को लेकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, भगवान से भी शिकायत करती थी। जब दूसरी लड़कियों को देखती तो दिल ही की हालत होती थी, बयान नहीं की जा सकती। अब तो वह आईना देखने से भी कतराने लगी थी, लेकिन मुंह छुपाने में से क्या होगा, ये तो कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना उसको करना ही था, और ये हकीकत हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। और जैसे जैसे नेमत बड़ी हो रही थी, ये हकीकत पल पल उसको डसने लगी थी। आगे चलकर कैसे सहन करेगी वो ये सब, क्योंकि अभी भी तो शायद और दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। समय गुजरता रहा, नेमत के साथ साथ उसकी अम्मा की परेशानियां भी बढ़ती रही। इधर दीपक बुरी संगत में पड़ चुका था, अब 2 बार 9वीं में फेल हो चुका था, और फिर उसके बाद उसने खुद ही आगे पढ़ने से इनकार कर दिया और स्कूल छोड़कर घर बैठ गया। दूसरी ओर नेमत हर बार अपनी क्लास में टॉप कर रही थी, और इसी वजह से अब उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। अब लड़के लड़कियां उसे खूब ईर्ष्या करते थे और उसको खूब चिढ़ाते भी थे। नेमत की परेशानियां तो बचपन से ही उसके साथ रही थी, अंदर ही अंदर दुखी तो होती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, किसी की बात की परवाह नहीं की। गिनी चुनी 1-2 लड़कियां थी जो उससे बात कर लेती थी, वरना कोई उसकी दोस्त नहीं थी। लेकिन एक बात उसके लिए ये अच्छी थी कि कुछ टीचर थे जो उसकी प्रतिभा को समझते थे और उसको खूब पसंद करते थे। क्लास में भी सभी बच्चों के सामने उसकी तारीफ करते थे, इसी कारण बच्चे उससे और भी ज़्यादा चिढ़ते थे। लेकिन अब नेमत को इन सब बातों की आदत पड़ चुकी थी, जिस वजह से अब वह किसी बात की परवाह नहीं करती थी और खूब मन अपना पढ़ाई में लगाती थी। फिर उसने 10वीं पास कर ली और पूरे प्रदेश में टॉप किया। अभी तो उसको बहुत आगे जाना था, यही इच्छा थी, लेकिन अब प्रीतम सिंह ने हाथ खड़े हो गए थे आगे पढ़ने का खर्चा उठाने से, और नेमत की दादी भी नहीं चाहती थी कि वह आगे पढ़े, और प्रीतम सिंह अपनी माँ के खिलाफ कभी भी नहीं जाता था, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। नेमत की आगे की पढ़ाई पर थोड़ी सी बहस हुई, फिर सब शांत हो गया। नेमत का बड़ा मन है जी आगे पढ़ने का, देवकी बोली थी।
लेकिन इससे पहले कि प्रीतम सिंह कुछ कहता, नेमत की दादी बीच में बोल पड़ी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है इस काली को आगे पढ़ाने की पैसा भी क्या पेड़ पर उगता है। बड़ी मुश्किल से तो रोजी रोटी का गुजारा होता है। अम्मा मैं कर लूँगा किसी तरह, बहुत इच्छा है नेमत की आगे पढ़ने की। प्रीतम बोला। तू चुप कर प्रीतम, पढ़कर इसने कलेक्टर नहीं बन जाना है। ऊँट जैसी लंबी हो गई है, ये भी पता नहीं कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं इसको। लेकिन फिर भी कोशिश करो, अगर कोई रिश्ता मिलता है तो शादी कर दो इसकी, वरना उम्र ज़्यादा हो गई तो कोई लड़का भी नहीं मिलेगा, फिर सारी उम्र की बातें सुनते रहना। लेकिन अम्मा अभी तो नेमत 16 साल की है, इतनी सी उम्र में शादी करना क्या ठीक रहेगा। अरे ये तुम बोल रहे हो, अभी पिछले महीने ही ठाकुरों की बेटी की शादी हुई तो वो भी 16 साल की ही थी। और दूर किस लिए जा रहे हो, मेरी शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी और 15 साल में तू पैदा हो गया था अम्मा। लेकिन तब की बात और थी, अब ज़माना बदल गया है। अरे प्रीतम कुछ नहीं बदला है, सब कहने की बातें हैं और सिर से बेटियों का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही ठीक है। रात दिन डर लगा रहता है कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ वही कर। आज से ही लग जा रिश्ता ढूंढने में, पढ़ाई का जो पैसा बचेगा वो दीपक के काम आएगा। उसकी भी तो कल को शादी करनी है। मैं तो बोलती हूँ उसको भी कोई रिश्ता मिलता है तो उसकी शादी भी साथ में ही कर दो। ठीक है अम्मा, देखता हूँ कुछ। आप लोग बैठो, मैं किसी काम से पास वाले गांव जा रहा हूं। उसके बाद प्रीतम सिंह अपना गमछा उठाकर कंधे पर रखा और वहां से चला गया। देवकी भी भीतर चली गई, लेकिन शांति देवी बरामदे में ही चरपाई पर लेटी रही। अम्मा नहीं माने ना बाबा। देवकी जैसे ही कमरे में पहुंची, नेमत ने बड़े मायूस लहजे में कहा, आ बैठ इधर। देवकी ने नेमत को पकड़कर चरपाई पर बिठाया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गई। दिल छोटा न कर, हम औरतों की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं, और अगर होती हैं भी तो उनकी अहमियत कुछ नहीं होती है। खैर, देवकी ने गहरी सांस छोड़ी और फिर बोली, तुम्हारे बाबा तो तैयार थे, लेकिन तुम्हारी दादी को तुम्हारा आगे पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन क्यों अम्मा, हम लड़कियों पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? अपने मन माफिक पढ़ भी नहीं सकती हैं। इतनी इच्छा थी खूब पढ़ूंगी, अफसर बनूंगी और अपने घर की गरीबी को दूर भगाऊंगी। हाँ बच्चे, लेकिन पढ़ाई में खर्च भी तो होता है अम्मा, ज़्यादा नहीं होता है आजकल। वो तो लड़कियों के लिए सरकार किताबें भी फ्री में देती है। हाँ बेटा, लेकिन और भी बहुत खर्चे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी दादी तुम्हारी पढ़ाई के लिए राज़ी नहीं है। अम्मा मैं बात करूं एक बार दादी से? रहने दे बच्चे, तुम दो जानती हो तुम्हारी दादी को तुम एक आंख भी नहीं भाती हो। मेरा रंग काला है अम्मा, इसीलिए ना। देवकी ने नेमत को पकड़कर अपनी गोदी में लिटा लिया। अम्मा, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया? दीपक भैया कितने गोरे हैं, गांव में सभी लड़कियां गोरी हैं, फिर मैं ही क्यों? मुझे भी भगवान गोरा बना देता। कहते कहते नेमत का गला भर आया। देवकी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह अंदर ही अंदर रो रही थी। अम्मा, मेरे रंग की वजह से कभी कोई लड़की मेरी दोस्त भी नहीं बनी। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त पक्के वाली। नेमत ने अपनी दोनों बाहें देवकी की कमर में डाल दी। अम्मा, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही गोरा बना दिया होता, ताकि आईना तो मुस्कुराकर देख सकती। तुम तो मेरी राजकुमारी हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम सचमुच दूसरी लड़कियों से अलग हो, लेकिन अपनी सूरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सीरत की वजह से। लेकिन अम्मा, अभी तो मैं 16 साल की हुई हूँ, अभी से मेरी शादी। तुम्हारी दादी यही चाहती है बेटा, और सही भी है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो क्या हर्ज है? लेकिन अम्मा, इतनी कम उम्र में? दिल छोटा न कर मेरे बच्चे, हम औरत जात की किसी के आगे कोई वश नहीं चलता है। क्या पता कोई बहुत अच्छा घर मिल जाए और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएं। क्या पता तुम्हारे हिस्से में दूसरे घर जाकर बहुत सुख रखा हो। अम्मा, मगर रखा होता तो भगवान मुझे ऐसा बनाता ही क्यों? क्या मालूम इसमें भी कुछ राज हो। कौन जाने भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। क्या तुम्हें मालूम तुम्हारे इस रंग में ही तुम्हारा कुछ बहुत अच्छा छुपा हो, इसीलिए दुख मती होया कर। दीपक 22 साल का हो चुका था, स्कूल भी कब का छोड़ चुका था, लेकिन काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। बस सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना एकमात्र काम था उसका, क्योंकि घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। फिर न जाने क्या हुआ कि अब्राड जाने का सिर पर भूत सवार हो गया, और फिर इसी बारे में घर पर भी बात करी तो बाबा, यार मुझे बाहर जाना है। तो मुझे क्यों पूछ रहा है, चला जा, प्रीतम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। आज तक तो कभी पूछ कर नहीं
कि बाहर जा रहा हूँ। आज बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। अरे बाबा, ये बाहर वाला नहीं बोल रहा हूँ तो फिर आप भी ने विदेश जाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों? अरे यार बाबा, यहाँ कुछ नहीं रखा है, कितनी मर्जी मेहनत कर लो, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। देवकी बोली थी। अम्मा आप तो रहने ही दीजिए, आपको कुछ मालूम नहीं है, 2 साल में गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी ठाठ से जिएंगे नवाबों की तरह। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इतना क्या, हमारे पास तो एक दमड़ी भी नहीं है। बाबा कुछ करो ना, अब इस दरिद्रता में और नहीं जिया जाता है, किसी से कर्जा ले लीजिए। सिर्फ 5 साल के लिए जाऊंगा और 5 साल में इतना कमा लूंगा कि कर्जा भी उतर जाएगा और इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि सारी उम्र कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छी सी कोठी खरीदेंगे और फिर ठाठ से रहेंगे। क्या इतना पैसा है बाहर? अरे बाबा आप सोच भी नहीं सकते हैं, जाने में कितना खर्चा आ जाएगा, यही कोई 5 लाख के करीब। इतना कर्जा तो साहूकार भी नहीं देगा, तो आधा साहूकार से ले लो और बाकी ज़मीन बेचकर कर लेंगे। अरे ज़मीन बेच दी तो भूखे मर जाएंगे। अरे बाबा हर महीने पैसे भेजता रहूँगा ने, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? थोड़ी ही समय की बात है, फिर गांव में हम सबसे अमीर होंगे। अरे प्रीतम किस सोच में पड़ गया? शांति देवी बीच में बोली थी। अगर इतना पैसा ही है बाहर तो बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो भेज दे इसको। लेकिन अम्मा इतना कर्जा और ज़मीन बेचना, अरे फिर क्या हुआ? किसी पराई के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए ही तो करना है। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ साहूकार से उठा ले और बाकी ज़मीन बेच दे, बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी और घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। ठीक है अम्मा, तुम बोलती हो तो करता हूँ कुछ। थैंक यू यार बाबा, कहने के साथ ही दीपक वहाँ से चला गया। कर्जा लेने से पहले और ज़मीन बेचने से पहले अच्छे से सोच लिए जीजिए। देवकी बोली। अरे सोचना क्या है, तू कैसी माँ है, अपने बच्चे की तरक्की नहीं चाहती है क्या? शांति देवी भड़क कर बोली। माँ जी ऐसी बात नहीं है, तू ज़्यादा न सोच, अब फैसला हो चुका है। इस तरह दीपक का अब्राड जाना लगभग तय हो गया। प्रीतम सिंह से भी ज़्यादा देर नहीं की और साहूकार से 2 लाख कर्जा ले लिया, जिसके लिए सबको अपना मकान गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद दीपक ने अपना पासपोर्ट बनवाया और वीज़ा भी लगवा लिया और इतने में प्रीतम सिंह ने अपनी सारी ज़मीन भी बेच दी। कुल मिलाकर दीपक का विदेश जाना अब तय हो चुका था और कुछ ही दिन में दीपक सबसे विदा लेकर जल्दी लौटकर आने का और हर महीने खूब पैसे भेजने का वादा करके विदेश चला गया। इधर नेमत को 1-2 रिश्ते तो आए, लेकिन नेमत को देखते ही उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। नेमत खुद को रिजेक्ट किए जाने पर खुद से ही जैसे शर्मिंदा हो रही थी, अंतर्मन ग्लानि से भर जा रहा था। अपने दिल की भड़ास निकाले भी तो किसके साथ? माँ के सामने बार बार दुखी होने से भी माँ भी दुखी होती, इसीलिए उससे कुछ भी नहीं बोलती थी। देवकी तो पहले ही बहुत दुखी थी। देखते ही देखते 4 रिश्ते टूट गए नेमत के सांवले रंग की वजह से। फिर एक दिन 5वां रिश्ता आया। सभी लोग कमरे में बैठे थे। लड़का था और उसके माँ बाप थे। लड़का बड़ा पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। अच्छे घर से थे ये लोग। भाई साहब बेटी को बुलाइए, हमें कहीं और भी जाना है, लड़के के बाप ने प्रीतम से कहा। देवकी लेकर आओ नेमत को। जी अभी लाई, अंदर से आवाज़ आई। देवकी अंदर कमरे में नेमत को तैयार कर रही थी। उसने नेमत के चेहरे पर खूब सारी क्रीम लगा दी थी और ऊपर से ढेर सारा पाउडर पोत दिया ताकि नेमत का रंग गोरा लगे। लेकिन इतना क्रीम पाउडर लगाने से तो चेहरा और भी अजीब लग रहा था। लेकिन देवकी को तसल्ली थी कि यह नेमत का रंग थोड़ा गोरा लग रहा है। थोड़ी देर में ही नेमत अपनी माँ के साथ चाय लेकर बाहर आई। उसने सबको चाय दी। सभी ने चाय का घूंट भरा। तभी प्रीतम सिंह ने नेमत की तरफ इशारा करके बोला, ये है हमारी बिटिया। लड़के को खांसी आ गई और सारी चाय मुंह से बाहर निकल गई। ये है लड़की। लड़का एकदम से खड़ा हो गया। ये क्या विचित्र सी शक्ल बना रखी है इसकी। इतनी काली पाउडर लगाने से क्या होता, रंग गोरा हो जाता है? मुझे तो घिन आ रही है इसकी शक्ल से। चलो मम्मी पापा उठो, चलो यहाँ से, मुझे इस काली कलोटी से शादी नहीं करनी है। और उधर नेमत की ये हालत थी कि काटो तो खून नहीं। शर्म और ग्लानि के मारे वह जैसे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। भाई साहब ये मजाक अच्छा है, लड़के की मम्मी बोली। इतना झूठ? आपने तो बोला था कि बेटी का रंग सांवला है, लेकिन ये तो पूरा तवा है। मजाक की भी हद होती है। इसका रंग सांवला नहीं बल्कि तवे से भी ज़्यादा काला है।
चलो जी। और उसके बाद तीनों जन उठकर चले गए। नेमत किसी बुत की तरह अपनी जगह पर सिर झुकाए खड़ी थी। मन चाह रहा था कि इसी वक्त धरती फट जाए और उसमें समा जाए, जैसे उसकी आत्मा तक शर्मसार हो रही थी। फिर देवकी ने उसको आलिंगन में पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गई। अंदर जाते ही नेमत अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, मैं मर क्यों नहीं गई थी जन्म लेते ही? तुमने क्यों नहीं मार दिया मुझे? मार देती ना माँ, मुझे आज जीते जी तो ना मरना पड़ता। मुझे मार दो अम्मा, अपने हाथों से गला घोट दो अम्मा, नहीं सहन हो रहा है, नहीं सहन होता माँ। देवकी कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही और नेमत को चुप कराती रही। देवकी अंदर ही अंदर बहुत बेचैन थी। आज जो कुछ हुआ था वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भरा था, बहुत गुब्बार था। मन में दहाड़े मारकर रोने को मन कर रहा था। उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने नेमत को इतना कुछ सुना दिया था। आज देवकी को मत के रंग पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर उसने नेमत को बाहर बुलाया और बर्तन में मुल्तानी मिट्टी का घोल बनाया और नेमत के चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से रगड़ती चली गई। नेमत दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन देवकी पागलों की तरह मिट्टी के लेप को नेमत के चेहरे पर इस तरह रगड़ रही थी जैसे आज तक उसका रंग चेंज करके ही दम लेगी। नेमत को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन देवकी पर तो जैसे वहशीपन छाया हुआ था। नेमत को उसने बालों से पकड़ रखा था, इसीलिए वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी नेमत की चीखें सुनकर प्रीतम सिंह दौड़ा दौड़ा वहां आया। तब उसने नेमत को बड़ी मुश्किल से देवकी से छुड़ाया। नेमत के चेहरे पर बहुत खरोंचें आ गई थी। देवकी को जैसे ही नेमत से अलग किया गया, वह पागलों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी और फिर बेतहाशा रोती ही चली गई। नेमत से माँ का दुख देखा नहीं गया। वह अपना दर्द भूलकर देवकी से लिपटकर खुद भी फूट फूट कर रो पड़ी। मत रो अम्मा, क्यों दुखी होती हो? ये तो मेरी किस्मत है, ये काला रंग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है अम्मा, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। आप क्यों खुद को सज़ा देती हो? क्यों इतना दुखी होती हो? रोइए मत, अब चलो अंदर चलो मेरी अच्छी अम्मा, दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा। नेमत बोलती भी जा रही थी और अपनी कोमल उंगलियों से अपनी माँ के आंसू भी पोंछती जा रही थी। नेमत फिर देवकी को घर के अंदर ले गई। एक दूसरे से लिपटकर दोनों खूब रोईं। बहुत देर तक दोनों का मन हल्का हुआ, लेकिन जो बातें नेमत ने दिल में उन लोगों को सुनी थी, क्या नेमत उन बातों के तीरों का दर्द भुला पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत मुश्किल होता है इन तरह के हादसों को भूलना, इस तरह की बेइज्जती, इस तरह के दर्द को भूलना और ऐसी परिस्थितियों से गुजरना जो रूह तक को छलनी कर देती हैं। ऐसे दर्द इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। जुलाई का महीना ख़त्म होने को था। बरसात का मौसम पूरे जोर पर था। इस बार खूब बरसात हुई थी। गांव के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा कुआं था। ये कुआं बरसात के दिनों में ऊपर तक भर जाता है और इन दिनों सब लोगों के लिए स्विमिंग पूल बन जाता है। लोग लगभग 2 महीने तक इसमें तैरने का आनंद लेते हैं। इसी के पास में एक घर है, छोटी जात से ताल्लुक़ रखने वाले पारस का, जिसकी लगभग उम्र 20-22 वर्ष रही होगी। माँ बाप का इकलौता बेटा। एक दुर्घटना में माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। अब पारस घर में अकेला था। छोटी जाति का होने की वजह से गांव के लोग उससे कोई नाता नहीं रखते थे, इसीलिए वह अलग थलग सा पड़ गया था। वह अक्सर अकेला ही रहता था। थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें खेतीबाड़ी करके अपना निर्वाह करता था। देर रात तक वह जागता रहता था। अलग अलग पड़ जाने की वजह से नशे की आदत पड़ गई थी। भांग वगैरह पीकर सारा दिन नशे में ही रहता था। पैसे होते तो कभी कभार शराब भी पी लेता था। 10वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, या यूँ कहें कि माँ बाप की मृत्यु के बाद पढ़ाई छूट गई थी। रात के 11 बज रहे होंगे। वो घर के अंदर बैठा सिगरेट में भांग भरकर पी रहा था। तभी कुएं में छपाक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने कुएं में तैरने के लिए कूदी लगाई जाती है। लेकिन इस वक्त ये कोई नहाने का वक्त है, इतनी रात गए, पारस ने मन ही मन सोचा। और फिर से किसी अनहोनी का अंदेशा होते ही उसने टॉर्च जलाई और घर के बाहर चला गया। कुएं से अभी भी छपाक जैसी आवाज़ें आ रही थी। वे जल्दी से कुएं के पास गया। कोई कुएं में था, जैसे तैरने की कोशिश कर रहा हो या जैसे कोई डूब रहा हो। उसने बिना कुछ सोचे टॉर्च एक तरफ रखी और कुएं में कूद गया और कुछ ही देर में किसी को बाहर निकाल कर लाया। टॉर्च की लाइट से देखा तो नेमत थी, जो बेहोश हो चुकी थी। पानी भरने से पेट फूल गया था। पारस ने उसको जल्दी से औंधे मुँह लिटाया और पीठ पर दबाव डालकर पेट में से भरा पानी निकाला, लेकिन नेमत होश में नहीं आई। तो वह नेमत को उठाकर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर में ही नेमत को होश आ गया। ये क्या करने चली थी आप?
क्या पागलपन है ये। अगर मुझे कुएं में आपके कूदने की आवाज़ नहीं सुनाई देती या मुझे नींद नहीं आ गई होती है भगवान। पारस ने दुखी होकर अपने माथे पर हाथ मारा। मुझे मर जाने दिया होता, क्यों बचाया मुझे। अरे लेकिन ऐसा भी क्या हो गया जो अपनी जान देने चली थी। जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मुझे बताइए क्या हुआ है। नेमत ने रोते रोते सारी बात पारस को बताई, बचपन से लेकर अभी तक और स्कूल से लेकर रिश्ता टूटने तक। आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी जान ही दे दो। ज़रा ये सोच कर देखो कि आपको अगर आज कुछ हो गया होता तो आपके माँ बाबा का क्या हाल होना था। उन्होंने तो आप में कभी भेदभाव नहीं किया होगा, वो तो जीते जी मर जाते ना। मैं बहुत टूट गई थी, आत्मा तक छलनी हो गई थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बस फिर मरने का ही ख्याल आया, लेकिन ये सही नहीं था। मरना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। मुझे ही देखो, सारे गांव ने अलग कर दिया गया हूँ, फिर भी जी रहा हूँ। मर जाता तो मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, फिर क्यों मरता मैं। हाँ, अब लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेमत बोली, मैं आपसे खुशी खुशी शादी कर लेता, लेकिन मैं छोटी जाति से हूँ। मुझे तो आप लोगों के घर में प्रवेश भी मना है, और फिर भी हम एक ही गांव से हैं। आप इस रिश्ते के लिए मान भी जाएंगे तो भी समाज नहीं मानेगा। नेमत ने बड़े गौर से पारस को देखा था, लेकिन बोली कुछ नहीं। चलो आपको घर तक छोड़ दूँ। आपके कपड़े भी गीले हैं, ठंड लग जाएगी। कपड़े तो आपके भी गीले हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। नशा जो करता हूँ सारा गांव जानता है, आपको भी तो मालूम होगा क्यों करते हैं। लेकिन इतना नशा। चलो छोड़ो इस बात को। क्यों, आपने मुझे तो समझा दिया, लेकिन आपका नशा भी तो आत्महत्या ही है। चलो अब सर्दी लग जाएगी आपको। पारस ने बात पलटी। उसके बाद पारस ने नेमत को उसके घर तक छोड़ा। घर के बाहर से ही प्रीतम सिंह को चाचा कहकर जगाया और बाहर की सारी बात उनको बताकर नेमत को उन्हें सौंपा, क्योंकि उसको ब्राह्मण और राजपूतों के घर के भीतर जाने की मनाही थी। नेमत को उसके माँ बाबा के घर छोड़कर पारस वापस अपने घर आ गया। नेमत के इस कदम से सारा परिवार सकते में था। देवकी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। प्रीतम सिंह भी सिर थामे बैठा रहा। फिर दोनों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर नेमत को भी खूब समझाया, लेकिन नेमत अब समझ चुकी थी कि उसको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। नेमत की आत्महत्या की कोशिश की खबर धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई और फिर जल्दी ही यह बात उसके चहेते टीचर तक भी पहुंच गई। उसका टीचर सुभाष पता लगते ही नेमत से मिलने उसके घर जा पहुंचा। उसने नेमत को बहुत समझाया, अपने बच्चे की तरह समझाया और उसको बहुत हिम्मत बंधाई। बेटा, आत्महत्या किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। किसी के मरने से कोई समस्या हल नहीं होती है, बल्कि और बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए दोबारा कभी इस तरह का कुछ सोचना भी मत। और तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? मुझे तो अभी मालूम पड़ा इस बारे में। नेमत ने अपने बाबा की तरफ देखा। मास्टर जी, इतनी हैसियत नहीं है, हमारी ज़मीन बिक गई, घर गिरवी पड़ा है। बेटे के लिए ये सब किया था, 2 महीने हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई है। प्रीतम सिंह ने निराशा भरे स्वर में कहा। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन अब नेमत के आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जितना भी ये पढ़ना चाहे। सारे प्रदेश में इसने टॉप किया है, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम कल ही मेरे साथ चलोगी और अच्छे से शहर में किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा तुम्हारी। थैंक यू सर। नेमत की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। और खुद को किसी से कम मत समझना, तुम औरों से अलग हो। जो प्रतिभा तुम में है वो बहुत गिने चुने हुए बच्चों में होती है। तुम बहुत होनहार हो, हीरा हो तुम, समझी। वो अपने रंग को लेकर दुखी नहीं होना है, ये भगवान का दिया हुआ है और भगवान की दी हुई हर चीज़ अनमोल होती है। जी सर, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। गुड। सुभाष ने नेमत के सिर पर हाथ रखा। अब मैं चलता हूँ, कल तुम तैयार रहना, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, मैं सब लेकर दूंगा तुम्हें। उसके बाद सुभाष विदा लेकर चला गया। सुभाष के अपना कोई बच्चा नहीं था और नेमत को वह अपने बच्चे जैसा ही समझता था। मुख्य कारण था नेमत पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसके बाद नेमत दूसरे शहर पढ़ाई के लिए चली गई। इधर दीपक का भी कोई पता नहीं था, कहीं से कोई खबर नहीं थी। दिन महीने फिर साल बीतने लगे। नेमत खूब अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सालों से दीपक का कोई पता नहीं था। माँ बाबा और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। और फिर बेटे के गम में एक दिन प्रीतम सिंह को दिल का दौरा पड़ा
और वह इस दुनिया से चला गया। अब देवकी लोगों के घर का काम करके जीवन यापन करने लगी, लेकिन बेटे का गम उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। धीरे धीरे उसकी याददाश्त में भी फर्क पड़ने लगा। नेमत भी कभी कभी छुट्टियों में घर आ जाया करती थी। फिर किसी ने बताया कि दीपक को किसी ने विदेश में देखा है और उसने वहाँ पर शादी भी कर ली है। माँ बाप को अंधेरे में रखकर सारी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया, घर गिरवी रखवा दिया और खुद विदेश में जाकर बस गया। ऐसे बेटे किस काम के? ऐसे बेटों के होने से तो बे औलाद होना ठीक है। कई साल बीत गए। नेमत ने एग्रीकल्चर में पीएचडी कर ली और वह उसी कॉलेज में प्रोफेसर लग गई। जब वह गांव में आई तो सबसे पहले वह अपने गुरु सुभाष के घर उनसे आशीर्वाद लेने गई। उन्होंने तो नेमत को अपनी बेटी ही मान लिया था। उनका आशीर्वाद तो हमेशा नेमत के साथ था। अपने गांव में नेमत का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया गया। हर किसी की ज़ुबान पर नेमत का ही नाम था। उसकी काबिलियत के चर्चे होने लगे थे। फिर वह कुएं की तरफ गई। कुएं से थोड़ी ही दूरी पर पारस नशा करके घास पर लेटा था। नेमत चुपके से जाकर उसके पास बैठ गई। सो रहे हैं क्या? नेमत पीछे से कहा। कौन? पारस हड़बड़ाकर उठ बैठा। आप कैसे हैं? आप? ठीक हूँ। आप यहाँ क्यों आई? आप? किसी ने देख लिया तो? देख लेने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे आप नहीं जानती, इन लोगों को बवाल खड़ा कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। पारस ने गौर से नेमत को देखा। नेमत ने साड़ी पहन रखी थी और काले रंग के बावजूद भी बहुत अच्छी लग रही थी। आज एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जी कहिए। जब मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जब मैंने ज़िंदगी से हार मान ली थी, जब मैं मर रही थी, तब आपने मुझे बचाया था। आपने मुझे जीने के लिए प्रेरित किया था। आपने मुझे सहारा दिया था, एक नई दिशा दिखाई थी मुझे जीने के लिए। तब आपने मुझे संभाला था और आज मैं आपको संभालना चाहती हूँ। आपने तब मुझसे शादी की इच्छा जताई थी, लेकिन जाति भेद की वजह से ये सब संभव नहीं हो सका था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो। पर ये आप क्या कह रही हैं? क्या उस दिन सिर्फ मेरा मन देखने के लिए कहा था? नहीं नहीं, दिल से बोला था, सच में करना चाहता था। तो क्या अब नहीं? क्यों नहीं, अब भी करना चाहता हूँ, लेकिन आपके घर वाले, गांव वाले और ये समाज, मेरी माँ और दादी की चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे और गांव वालों की मैं सुनूंगी नहीं। शादी करके आपके ही घर में रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरी अम्मा और दादी भी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि मेरा भाई उनका सब कुछ छीनकर विदेश में जा बसा है। मेरी अम्मा और दादी का मेरे सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब मैं ही उनका सब कुछ हूँ। मंजूर हो तो बोलिए। मुझे मंजूर है। मुझे भी माँ और दादी मिल जाएंगी। चलिए फिर मेरे घर चलते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए, जिस घर के अंदर सदियों से आपके आने की मनाही चली आ रही है, उस घर के अंदर प्रवेश करने से ही एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए। चलो। पारस ने नेमत का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए चल दिए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।